वियाना 1790 का मंजर तसव्वुर करें। शाही महल भारी बखोर और गंभीर खामोशी से लबरेज है। बंद दरवाजों के पीछे जिज्जीकी की चीखें मध्यम पड़ती जाती हैं और खादिम एक नौज़ायदा बच्चे को आहिस्तगी से दुनिया में लाते हैं। एक लम्हे के लिए पूरी दरबानी फजा ने सुख का सांस लिया। एक वारिस आ गया था, मगर ये इत्मीनान सिर्फ चंद लम्हों तक जिंदा रहता है। बच्चा हर सांस के साथ थरथराता है। कढ़ाई वाले टोपे के नीचे उसकी खोपड़ी बेढंगी है। वहां उभार पैदा हो रहे हैं जहां हड्डियों को जड़ जाना चाहिए था। दरबारी एक दूसरे को परेशान नजरों से देखते हैं। बच्चा रोता भी नहीं। जब उसकी आंखें खुलती है तो बेमकसद इधर उधर भटकती हैं। मलका चेहरा सफेद और पत्थराई हुई उस नाजुक वजूद को देखती है। वो बच्चा जो सल्तनत के मुस्तकबिल को महफूज बनाने वाला था, मगर पहली ही सांस से जवाल की निशानी बन गया। यहां सदियों की शादियां, इत्तेहाद और करीबी रिश्तों में निकाह अपनी हयातियाती आखिरी हद तक पहुंच चुके थे। आधी यूरोप पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत ने एक ऐसा वारिस पैदा किया था जिसका जिस्म जिंदा रहने की सलाहियत ही पूरी नहीं रखता था। तबीब उसे एसाबी कमजोरी कहते, पादरी उसे इलाही आजमाइश कहते। तारीख उसे वही नाम देती है जो हकीकत है, अपनी ही रगों के जहर से तबाह होती हुई शाही नस्ल। मरगी के वो दौरे जिन्होंने उसकी तख्त नशीनी को हिला देना था, वो टूटी फूटी दुआएं जिनमें उसकी तकरीर बिखरने वाली थी, वो लम्हे जब वुज़रा ने उसे अवामी नज़र से छुपाना सीख लिया था। उन सबसे पहले फर्दिनंड ऑफ ऑस्ट्रिया को एक रोशन उम्मीद समझा जाता था, जबकि उसके खून में तबाही का नक्शा पहले ही लिखा जा चुका था। ये दास्तान बताती है कि जब शाही गुरूर करीबी रिश्तों में शादी को सियासी हथियार बना दे, तो वो क्या होता है जो साइंस के मुताबिक नामुमकिन होना चाहिए था। इतने ज्यादा जीनियाती नक्स कि फितरत आखिरकार टूट जाए। आर्चडचेस मरिया थेरेसा सख्त दर्द ज़ह में थीं। दरबारी तबीब चांदी के आलात लिए सरगोशियों में दुआएं पढ़ रहे थे। जब बच्चा पैदा हुआ तो पहली सांस से पहले ही अंदाजा हो गया कि कुछ गलत है। उसका सर गैर मसावी था, जिल्द मोम की तरह थी, बाजू टांगे ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी अनजानी ताकत ने झंझोड़ दिया हो। गवाहों ने कहा कि मलके की आंखों में खौफ की खामोशी जम गई। फर्डिनेंड की मां जानती थी कि खूनी रिश्तों की नहूसत उनकी नस्ल में दौड़ती है। वो खुद अपने शौहर शहनशाह फ्रांसिस डोम की भांजी भी थीं और चचाजाद भी। उसके हाथों में मौजूद बच्चा सिर्फ उसका बेटा नहीं था, सदियों से दोहराए गए डीएनए का बोझ था। हिब्सबर्ग खानदान का शजरा बहुत पहले फैलना छोड़ चुका था। अब वो अपने ही गिर्द घूमता था, बिल्कुल ऐसे ही सांप की तरह जो अपनी दम खुद निगल ले। 2 सदियों तक उनका नारा था, दूसरे जंग करे, आस्ट्रिया शादियां करेगा। ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये नस्ल बढ़ाने की पॉलिसी थी। कज़नों की आपस में शादियां, चचा की भतीजी से शादी, बार बार यकसा खून का मिलाप। सियासी इस्तेहकाम इसे कहते थे, साइंस इसे कहती है जीनियाती तबाही। जदीद तहकीक बताती है कि 1710 की दहाई के आखिर तक हैब्सबर्ग खानदान का इनब्रीडिंग लेवल 0.2 के करीब था, जो इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन हद है। पैदाइश से ही इसका अंजाम फर्डिनेंड के जिस्म में मौजूद था। तबीबों ने लिखा, बार बार हाथ पांव का कांपना, खोपड़ी की हड्डियां बहुत जल्दी जड़ जाना, जिससे कनपटियां उभर आई, होंठ और जबान एक साथ हरकत न कर पाना, दूध का मना से बह जाना, तवील वक्त तक छत को घूरना, झटके जो यकदम इसका पलंग हिला देते। इन दौरों को वो मुकद्दस हमले कहते थे। उनके नजदीक मिर्गी जिन या आसैब थी, ना के दिमाग का मर्ज। पादरी मुकद्दस पानी छिड़कते, तबीब जुएं लगाते, पारा देते, देसी हकीम पर जलकर रूहानी धुआं करते। मगर अगर कोई शैतान था भी, वो उसके खून में लिखा हुआ था। 4 बरस की उम्र तक भी वो ठीक से चल नहीं सकता था। टांगें झुक जाते,
पांव अंदर को मुड़ जाते। खादिम उसे कमरे से कमरे ले जाते, बिल्कुल वैसे जैसे कभी स्पेन के चार्ल्स दोवम के साथ होता था। बोलना तकरीबन नामुमकिन था, जुबान भारी, मन से राल टपकती रहती। शाही मसव्विर उसे ज़हीन और पुरसुकून बच्चा दिखाते थे, असल हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स थी। दाया उसकी आवाज़ों को समझने की कोशिश करती, जैसे वो अब भी नौज़ायदा हो। तभी रिकॉर्ड में लिखा गया, नाजुक आसाब, बेतरतीब नींद, बेसबब बुखार, मुस्कराहट जो खुद ब खुद मुड़ जाती। एक शहजादा जो एक सल्तनत का वारिस था, अपने जिस्म का कैदी बन चुका था। महल के बाहर ऑस्ट्रिया ताकत पकड़ रहा था। फ्रांसिस डोम इनकलाबों से लड़ रहा था, यूरोप दोबारा बना रहा था। नेपोलियन के सामने ताज पहने खड़ा था। महल के अंदर उसका वारिस सुनकर कांप जाता। उसकी तालीम एक खूबसूरत धोखा थी। लातीनी के असबाक, पियानो की मश्क, तलवारबाजी की नुमाइश, सब मेहमानों को मुतासिर करने के लिए। असल में उसकी तहरीर नाकाबिले फहम थी। हिसाब से वो नावाकिफ था। नाम भूल जाता, वक्त खो बैठता, बगैर वजह रो पड़ता। गुस्से में वो अपना सर दीवारों से मारता, ये समझकर कि शायद कुछ ठीक हो जाए। बाद में यही मुर्गी के दौरों का नतीजा साबित हुआ। उसका सर उम्र के साथ बड़ा ही रहा, जबड़ा आगे निकला हुआ। हैब्सबर्ग खानदान की बदनाम जबड़े की हल्की झलक, ऊपर नीचे दांत मिलते ही ना थे। चबाना मुश्किल था। खाना अक्सर मुंह से बह जाता। खाना नरम करके उबला हुआ दिया जाता। 15 साल की उम्र तक उसकी नश्वोनुमा रुक गई, कद रुक गया, बाजू कमजोर, जिल्द शफ्फाफ सी। तबीबों ने शुबा किया कि उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड तबाह हो चुकी है, जो शदीद इनब्रीडिंग में आम बात है। मगर यह रिपोर्ट बंद कर दी गई। बदनामी बीमारी से ज्यादा खतरनाक थी। सल्तनत को वारिस चाहिए था, मगर सच सब जानते थे। कैसे शादी कराई जाए ऐसे लड़के की जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, जो कभी होश में है कभी नहीं, जो बचपन में कैद है मगर शहजादे का खिताब रखता है। फिर भी सियासत ने फैसला किया। 19 बरस की उम्र में होफबर्ग चैपल में मैस के दौरान उसे पहला बड़ा दौरा पड़ा। जिस्म अकड़ गया, आंखें उल्टी, वो गिर पड़ा। दरबारी घबरा गए, खादिम उसे खींचकर ले गए। जब होश आया तो उसने माजरत की कि उसने इबादत में खलल डाला। एक ऐसा लम्हा जिसने सबको तोड़ दिया। लोगों के नजदीक वो मुकद्दस मुसीबत ज़दा बन गया, मगर हकीकत में वो एक नौजवान था जो अपने ही दिमाग की तूफानों में डूब रहा था। 20 बरस की उम्र तक वो जरा समझ चुके थे कि वो कभी सल्तनत नहीं चला सकेगा। वो उसके नाम से हुकूमत तैयार कर रहे थे, उसके जहन से नहीं। महल रोशनियों और सोने से जगमगाता अब एक खूबसूरत पागल खाना बन चुका था। फर्डिनेंड पादरियों, तबीबों, खादिमों में घर कर रह गया, सब एक ही ड्रामा करते हुए कि उनका मुस्तकबिल का शहंशाह सही है। महल के बाहर यूरोप इनकलाबों से लर्ज रहा था। महल के अंदर शहजादा अपने बचपन, कमजोरी और दौरों में खोया हुआ था। सल्तनत का सबसे बड़ा राज किसी खजाने में बंद न था, वो खुद तख्त के साये में बैठा था। 22 बरस की उम्र में फर्डिनेंड को बाकायदा ऑस्ट्रिया का वली अहद ऐलान किया गया। तोपें गरजी, घंटियां बजी, दरबार ऐसे झूम उठा जैसे खानदान में नई ताकत दाखिल हो रही हो। लेकिन जश्न के पीछे तबीब एक दूसरे को खौफजदा निगाहों से देख रहे थे। नया वली अहद अपने हाथ काबू में भी नहीं रख सकता था। पलकें बेरब्त अंदाज में झपकती थीं। तकरीब के दौरान वो निस्फ हरकत में ही रुक जाता, यूं जैसे ख्याल और कपकपी के दरमियान फंसा हो, और खादिम आहिस्तगी से उसके आज़ा को वापस हरकत में लाते, बिल्कुल उस पुतले की तरह जिसके तार ढीले पड़ गए हों। हैब्सबर्ग खानदान उसे नरमी और तकवा कहता था, डॉक्टर उसे मिर्गी कहते थे। हर महीने दर्जनों दौरे, कुछ हल्के कुछ भयानक। बदतरीन दौरों के बाद वो सफ़ेद, हांफता और बेसमत पड़ा रहता, ज़बान कटी हुई, सांस टूटती हुई। होश के लम्हों में वो रोता और पूछता, क्या खुदा मुझे उन गुनाहों की सज़ा दे रहा है जिन्हें मैं जानता भी नहीं? इलाही गज़ब पर यकीन रख लेना
इस हकीकत का सामना करने से आसान था जो उसके जीन्स में लिखी हुई थी। जब फ्रांसिस दोम का इंतकाल हुआ, फर्डिनेंड को ऑस्ट्रिया, हंगरी और बोहेमिया का बादशाह बना दिया गया। मगर ये सिर्फ अलक़ाबात थी। सल्तनत का पूरा निज़ाम उसके गिर्द चलता था, इसके ज़रिए नहीं। हर फरमान शहज़ादा मेटनख की रहनुमाई या बराह रास्त उसके हुक्म से निकलता था। फर्डिनेंड की हुकूमत एक ऐसा ड्रामा थी जिसे वो अक्सर कलम थाम कर भी पूरा नहीं कर पाता था। उसकी ताजपोशी दिल तोड़ देने वाला मंजर थी। मरहम तेल लगाने की मुकद्दस रस्म के दौरान उसे एक शदीद दौरा पड़ा और वो कुर्बानगाह पर गिर पड़ा। आर्च बिशप ने फौरन उसे आजिज़ी का अमल जाहिर किया और तकरीर जारी रखी, जबकि खादिम परछाइयों की तरह उसके कपकपाते जिस्म को सहारा देते रहे। बाद के मुसव्विरों ने उसे पुरसुकून और बादशाहाना बनाकर दिखाया। हकीकत ये थी कि बादशाह का आसाबी निज़ाम इस लम्हे ढह गया था। ताजपोशी के फौरन बाद सल्तनत ने एक शादी का एहतमाम किया ताकि अवाम को यकीन दिलाया जा सके कि बादशाहत का खून अब भी मजबूत है। प्रिंसेस मारिया एना ऑफ सवाई उसकी दुल्हन बनी, खूबसूरत, बावकार और खामोश गम में लिपटी हुई। शादी रोशनियों में डूबी हुई थी, लेकिन करीब खड़े लोग वो हकीकत देख रहे थे जो सोने के पर्दों से छुप नहीं सकती थी। एक कांपता हुआ दुल्हा जिसके होंठ हल्की सी मुस्कुराहट में भी लरज रहे थे, जिसका सर हमेशा किसी बोझ के नीचे झुका रहता। वादों के दौरान फर्डिनेंड बार बार लड़खड़ाया, जुमले भूल गया, एक ही लफ्ज कई बार दोहराता। मेहमानों ने उसे घबराहट समझा, लेकिन डॉक्टर जानते थे ये दिमाग का गलत सिग्नल था। शादी की रात एक सरगोशी बनकर पूरे महल में फैल गई। खादिम कहते थे पहले कराहने की आवाज आई, फिर खामोशी, फिर हल्की सिसकियां। अगली सुबह तबीब बुला लिए गए। बगैर कहे सब समझ गए शादी मुकम्मल नहीं हुई थी। चाहे वजह कमजोरी, जिस्मानी नक्स या ज़हनी अभाम थी, नतीजा एक ही था, कोई वारिस पैदा नहीं हो सकता। उसकी जिंदगी रसूमात में बदल गई। उसके तकिए के पास मुकद्दस निशानात रखे जाते, पादरी उसके दौरों पर जाड़ फूंक करते, मुकद्दस पानी उसके चेहरे पर टपकाया जाता, मगर कुछ भी सड़ंग को रोक न सका। फर्डिनेंड सुनहरी लिबास में भी दिल से एक बच्चा ही रहा। वो खिलौना सिपाही जमा करता, उन्हें रोटी के जर्रे खिलाता जैसे वो उसके पालतू हों। घंटों खिड़की से कबूतरों को देखता रहता, रातों को घड़ियाल खोल कर बैठ जाता और फिर ना जोड़ पाने पर ज़ारो कतार रोता। वो मुज़हका खेज रस्म जारी रखते थे जिसमें वो रियासती रिपोर्ट्स एक ऐसे बादशाह को सुनाते जो सर हिलाता जरूर था मगर समझ कुछ नहीं पाता था। इसकी गुफ्तगू टूटती गई, गैर वाज़े, लड़खड़ाती, राल से भीगी हुई, जिसे खादिम खामोशी से साफ करते थे। जब वो गुस्से में आता तो एक ही जुमला बार बार दोहराता, करो करो, जैसे किसी एक ही फंसे हुए ख्याल में कैद हो। गैर मुल्की सफीरों ने लिखा, ऐसा लगता था जैसे हम किसी आधे मौजूद आधे गायब वजूद से बात कर रहे हों। एक भटकती रूह, एक कांपते जिस्म में बंद। दौरे शदीद होते गए। अक्सर एक धाती जायके से आगाज होता जिसे महसूस करके वो खौफ से अपना मुख पकड़ लेता। हर दौरे के बाद वो कई घंटे बेहोश पड़ा रहता। तबीबों ने लिखा, बेख्तियार झटके, गिरती हुई पलकें, चेहरे का गैर मुतवाजन होना, छोटे फालज, जहनी सलाहियत की मुसलसल कमी। मुसव्विरीन ने इसे जिंदगी से नहीं तखय्युल से पेंट करना शुरू कर दिया ताकि हकीकत की बर्बादी छुपी रहे। 30 की दिहाई में कदम रखते ही फर्डिनेंड एक बूढ़ा आदमी लगने लगा। बाल झड़ गए, जिल्द ढीली पड़ गई, हरकतें सख्त और बेरब्त। खाना उसके लिए अजाब था, पेट फूलना, उल्टियां, मुस्तकिल दर्द। मिर्गी की दवाएं, सीसा और पारा उसके जिस्म को अंदर से खा रही थीं। खाने की मेज पर मारिया एना उसके लिए खाना काटती, छोटे लुकमे देती और खादिम आंखें चुरा लेते। अपने खतूत में उसने लिखा, वो बच्चे की तरह मासूम है, वली की तरह सफरिंग करता है और आधी जिंदगी किसी और दुनिया में गुजारता है।
और पूरा वक्त यूरोप इनकलाब की लपेट में था। फर्डिनेंड अंदर सिमटता जा रहा था। दुआ, तौबा, खौफ, वुज़रा फैसले उसके नाम से जारी करते, हालांकि महीनों से वो हकीकत से कटा हुआ था। सफारतकार सरगोशी में कहते, ऑस्ट्रिया एक ऐसे शख्स के ज़ेरे हुकूमत है जो दो हकीकतों में बट गया है, एक सियासी, एक ज़ाती। दरबारी उसे फर्डिनेंड द गुड कहते, नेकी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि वो जालिम होने की सलाहियत से भी महरूम था। वो बात करने पर मुस्कुरा देता, डांटने पर रोने लगता और हर उस खादम का शुक्रिया अदा करता जो उसकी ठोड़ी साफ करता। मगर खानदान का राज टूट रहा था। सदियों की इन ब्रीडिंग ने ऐसा बादशाह पैदा किया था जो हुकूमत नहीं कर सकता था, औलाद नहीं दे सकता था और अपने ही जिस्म के हमलों से बच नहीं सकता था। तबीबों ने इलामात दर्ज की, रात को चीख कर जाग जाना, पेशाब पर काबू न रहना, लंबे खाली घूरने के दौर, बेहोशी की कैफियत जिनकी कोई याद न रहती, ये इब्सन सीजर्स थे। जिस्म मौजूद रहता, होश गायब हो जाता और हर बार वो लौटने पर पूछता, आज कौन सा दिन है, क्या घंटियां बजीं। अब भी कोई वारिस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। पादरी उसे जिन कहते, डॉक्टर उसे एसाबी कमजोरी, तारीख उसे कहती है हैब्सबर्ग नस्ल की आखिरी चीख। धीरे धीरे उसका जिस्म अंदर से टूटने लगा। एक लम्हे वो तस्बीही घुमाता, अगले लम्हे वो अकड़ कर गिर पड़ता, जिस्म काबू से बाहर और खादिम उसे गद्दों से बांधते। हर दौरे के बाद वो पसीने में डूबा सरगोशी करता, क्या मैं जिंदा हूं, क्या मैं जिंदा हूं। उसकी याददाश्त भी बिखर गई, वो चेहरे पहचान ना पाता, जिंदा लोगों को मुर्दों से मिला देता, अपनी बीवी को मां कहता, रात को नाइट शर्ट पहनकर हालों में भटकता, उन बुजुर्गों को पुकारता जो कभी थे ही नहीं। खादिम अक्सर उसे दीवार के सामने सजदा करते हुए पाते, खौफ से कांपते, खुद को सलीब बनाते। एक दिन उसने अपने पादरी से कहा, मैं टूट रहा हूं, मेरा जिस्म और मेरी रूह हर लम्हे लड़ते हैं। मगर सल्तनत चलती रही, जख्मों को छुपाती हुई। मैटनख उसे जोड़े रखता था जैसे डूबते जहाज से चिमटा हुआ आदमी। फरमान जारी होते जबकि बादशाह दुनिया से कटा हुआ होता। चलना तकरीबन नामुमकिन हो गया था, टांगे कांपती थीं। वो छड़ी पर झुकता, एक पांव घसीटता, हाथ अंदर की तरफ मुड़ते जाते, तस्बीह पर झटके पड़ते, दौरे अब फालिज जैसी हालत छोड़ जाते। बिजली के जख्म, खून निकालना, ईथर, कुछ भी फायदा ना देता। हाइड्रोसेफालस ने हमला किया, खोपड़ी फूलने लगी, आंखों के पीछे दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो घंटों चीखता जब तक उसे अफ्यून देकर सुलाया ना जाता। मेहमानों ने कहा मंजर किसी गोथक अलमिया जैसा था। मखमल पर तेक लगाए बादशाह, मुंह खुला, आंखें खाली, टूटा सा लातीनी बड़बड़ाते हुए और थोड़ी से राल बहती हुई। खादिम खामोशी से उसे साफ करते, सहारा देते, दरबार का ड्रामा जारी रखते। शमों की रोशनी में बादशाहत पूरी शान से चलती नजर आती, मगर हकीकत मखमल के अंदर गल रही थी। बाहर यूरोप इनकलाब से दहक रहा था, अंदर बादशाह के गिर्द सिर्फ साए, दौरे और भटकी हुई रूह थी। 1848 का साल आते ही सब कुछ बदलने वाला था। वो साल जो यूरोप के तख्त हिला देगा। 1848 में इनकलाब यूरोप पर तूफान की तरह टूट पड़ा और वियना अफरा तफरी में फट गया। गोलियों की आवाज गलियों में गूंजने लगी। शहरी आजादी मांग रहे थे, महल की दीवारों के बाहर तब्दीली के नारे लगा रहे थे। होफबर्ग के अंदर बादशाह अपने निजी कप्पल में बैठा सलीब थामे हुए था, इस बगावत के हजम से बेखबर जो इसके दारुल हुकूमत को निगल रही थी। इसका जहन दौरों, दर्द और खौफ से इस कदर धुंधला चुका था कि वो उस दुनिया को समझ ही नहीं सकता था जो इसके इर्द गिर्द जल रही थी। 2 दिसंबर 1848 तक सब खत्म हो चुका था। एक खामोश गम से बोझल तकरीब में फर्डिनेंड अव्वल ने तख्त से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और अपना ताज अपने नौजवान भतीजे
फ्रांस यूसुफ के हवाले कर दिया। ज़ाहिरी तौर पर यह रस्म वक़ार और शान से भरी हुई थी, लेकिन इस तमाम ज़ाहिरी जलाल के नीचे वो हकीकत छुपी थी जिसे हर कोई जानता था। इस बादशाह को इनकलाब ने नहीं, उसके अपने बीमार जिस्म ने शिकस्त दी थी। तख्त छोड़ने के बाद फर्डिनेंड को आहिस्ता आहिस्ता नजरों से दूर करके प्राग के बेल्वेडियर महल में भेज दिया गया। सरकारी तौर पर वो अब भी उसका शाही जलाल था, गैर रस्मी तौर पर वो एक माजूर आदमी था जो अपनी जिंदगी के मध्यम होते बरस गुजारने के लिए अलग कर दिया गया था। उसके दिन एक ही दायरे में घूमते रहे। दुआ, उलझन। उसके मेज पर खिलौना सिपाही सजाकर ख्याली लश्करों की कमान संभालता, कभी कई घंटे उन्हें इधर से इधर लगाता रहता, सिर्फ चंद लम्हों बाद ही भूल जाता कि उसने क्या किया था। दौरे उसी तरह उस पर हमला आवर रहते। कुछ हमले चंद लम्हों के लिए होते, अचानक जम जाना, आंखें खाली पड़ जाना, कुछ कई मिनट तक शदीद झटके जो उसे हाँपता, थका हुआ और नचोड़ा हुआ छोड़ जाते। तबीब नोट करते, बढ़ती हुई अज़लाती कमजोरी, कंपन जो कभी नहीं रुकता था, बिगड़ती हुई गुफ्तगू जो सरगोशियों और इशारों तक महदूद हो गई थी। फिर भी फर्डिनेंड के अंदर एक नर्म बच्चों जैसा गम बाकी था, जैसे उसका कोई हिस्सा जानता हो कि जिंदगी एक एक टुकड़ा होकर उससे छिन रही है। 1860 की दहाई तक वो एक गुजरे हुए दौर की याद बन चुका था। दौरे रोज का मामूल बन गए थे। उसकी बात तकरीबन खत्म हो गई थी, सिर्फ अधूरी दुआएं और टूटी फूटी बचपन की धुनें रह गई थी। खादिम उसके हर कदम पर उसे थामे रखते। उसके जोड़ दहाइयों के झटकों से सख्त और जामिद हो चुके थे। जब वो मुस्कुराता तो वो खुशी से ज्यादा तकलीफ की शक्ल लगती। उसके तबीबों ने अपने मुशाहदात को यूं बयान किया, हर सलाहियत का बतदरीज इन्हिदाम। कमजोर बादशाह आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा था। उसका आसाबी निज़ाम जो पैदाइश से ही जख्मी था, अब जिस्म की बुनियादी कारकर्दगी भी संभालने के काबिल ना रहा था। इन्फेक्शन आसानी से हमला कर जाते, बुखार हफ्तों तक रहते थे, हल्की सी ज़र्ब से जिल्द पर नील पड़ जाते थे। कभी रोशन नीली रहने वाली आंखें अब शीशे की तरह खाली और बेनूर हो चुकी थीं। रोशनी इनसे रुखसत हो रही थी। खाना खाना खतरनाक अमल बन गया था। वो बार बार सांस घटने से अटक जाता, गला सुकड़ने लगता, होंठों पर खून के बारीक कतरे दिखाई देते। खाने को मुकम्मल तौर पर पीसकर पतला सूप बनाना पड़ता और तब भी निगलना मुश्किल रहता। नर्सें उसके फेफड़ों से रुतूबत निकालने के लिए नरमी से सीने पर दबाव डालती रहतीं। चादरें मुसलसल बदली जातीं। कमरा बीमारी की बो से बोझल रहता। एक तबीब ने अपने खामोश जाती जरीदे में लिखा, हर दौरा उसकी जिंदगी का एक और हिस्सा ले जाता है। वो आदमी एक एक असब टूट कर खत्म होता जा रहा है। 1870 तक फर्डिनेंड बहुत कम कमरे से बाहर निकलता था। उसका जहन हकीकत और बेखुदी के दरमियान झूलता रहता। कभी सुबह उठता और समझता वो अब भी बादशाह है, पिटिशन सुनने का मुतालिबा करता। दूसरे दिन खिड़की के पास बैठा घंटों बाहर देखता, बगैर पलक झपकाए जैसे कहीं मौजूद ही ना हो। 1874 तक आखिरी जवाल शुरू हो चुका था। मुसलसल नमूनिया ने उसे जकड़ लिया, गुर्दे जवाब देने लगे। दिहाइयों पर मुश्तमिल जहरीली दवाओं ने उसके अंदरूनी आज़ा को खोखला कर दिया था। उसकी सांस ऐसे बजती जैसे टूटे हुए शीशे की खनक हो। मॉर्फीन भी उसके दर्द का सिर्फ कुछ हिस्सा कम कर पाती। नींद में भी दौरे उसे झंझोड़ते रहते। आखिरी हफ्तों में उसकी जबान सूज गई थी, जबड़ा जकड़ गया था, गाल अंदर की तरफ धंस गए थे, आंखें गहरे गड्ढों में बैठ चुकी थीं। वो मुश्किल से 40 किलो तक रह गया, उस शहंशाह का साया जो कभी दुनिया के सामने पेश किया गया था। 19 जून 1875 को जैसे ही सुबह की मध्यम रोशनी प्राग के उसके बेडरूम के पर्दों से अंदर आई, ऑस्ट्रिया के फर्डिनेंड अव्वल ने अपनी आखिरी सांस ले ली। खादिमों ने खुद को सलीब का निशान दिया।
पादरियों ने आखिरी रसूम अदा की। तबीब इस बात की तैयारी करने लगे जिसे दरबार कभी अवाम के सामने आने नहीं देना चाहता था। और फिर पोस्टमार्टम हुआ। इसी दोपहर बादशाह का जिस्म चीर दिया गया। रिपोर्ट सख्त लातीनी में लिखी गई और अब सिर्फ टुकड़ों की सूरत में मौजूद है। दिमाग गैर मामूली तौर पर छोटा, इसकी सतह पर दिहाइयों के दौरों के निशानात, जख्म, सख्ती, दाव, वेंट्रिकल्स सयाल से भरे हुए, पुराने हाइड्रोसेफालस का सबूत, सेरेबेलम सुकड़ा हुआ, शदीद नुकसान ज़दा, हम आहंगी की सलाहियत तबाहशुदा। एक तबीब ने नोट किया कि दिमाग का टिशू चाकू लगते ही टूटने लगता था, जैसे बरसों की अंदरूनी चोट ने उसे नर्म और बेसाख्ता कर दिया हो। दिल सुकड़ा हुआ, सख्त हो चुका था, वॉल्व मोटे, घिसे हुए, फेफड़ों में स्याह मुर्दा हिस्से थे। बार बार होने वाली इन्फेक्शन का नतीजा। जिगर का रंग बदला हुआ, शायद पाराज़दा दवाओं की वजह से। गुर्दे बुरी तरह दागदार और तकरीबन नाकारा थे। लेकिन सबसे हौलनाक मुशाहिदा उसके तौलीदी निज़ाम से मुताल्लिक था। दोनों खसिये अखरोट के साइज तक सुकड़ चुके थे। तकरीबन हर काबिले अमल नस्जी मादा खत्म हो चुका था। एक तो मुकम्मल तौर पर पत्थर की मानंद सख्त, कैल्सिफाइड हो चुका था। एनाटॉमी की इस रिपोर्ट ने वो बात साबित कर दी जिसे दरबार हमेशा छुपाता रहा था। फर्दिनंद कभी भी वारिस पैदा करने के काबिल था ही नहीं। उसकी हड्डियां भी नस्ल की बीमारी की गवाह थीं। खोपड़ी की वो मोटी सिलाइयां जो बहुत जल्द बंद हो चुकी थीं, हल्का सा बाहर निकला हुआ जबड़ा, नर्म छेददार हड्डियां जो उसके वजन से मुड़ रही थीं। उसका पूरा ढांचा जीनियाती बर्बादी का रिकॉर्ड था। तबीब, जिन्हें शाही वकार बरकरार रखने के लिए तरबियत दी गई थी, अपना खौफ छुपा ना सके। बादशाह का जिस्म विरासत में मिलने वाले जख्मों का नक्शा था। हर उज़्व सदियों की उन ब्रीडिंग की गवाही दे रहा था। फर्दिनंद को शाही मकबरे में पूरे एजाज के साथ दफन किया गया। शमें जलती रहीं, बखूर उठता रहा, मगर इस तमाम जलाल के नीचे एक तल्ख सच दफन था। वो खानदान जो कभी अपने खून को इलाही कहता था, उसी पाक खून के जुनून में खुद को तबाह कर चुका था। नस्ल दर नस्ल करीबी रिश्तों में शादियां ऐसे हुक्मरान पैदा कर चुकी थीं जिनके जिस्म इन जिम्मेदारियों के साथ चल ही नहीं सकते थे जो इनके सरों पर रखी गई थीं। बाद में जब जदीद जीनियात दानों ने तारीखी तिब्बी नोटिस का मुतालिया किया तो खौफनाक मुमासिलतें सामने आईं। फर्दिनंद की अलामात, मर्गी के दौरे, ज़हनी कमजोरी, बांझपन, हड्डियों की साख्ती खराबियां, ऐसे अमराज से मिलती जुलती थीं जो रिसेसिव जीनियाती नक्स के बार बार मिलते रहने से पैदा होते हैं। जिस तरह चार्ल्स दुओम ऑफ स्पेन हेब्सबर्ग के हिस्पानवी हिस्से के जवाल की अलामत था, इसी तरह फर्दिनंद ऑस्ट्रियाई शाख के जवाल की अलामत बन गया। 2 सदियों का फासला, मगर एक ही जीन्स में छुपी हुई एक ही तबाही। आज यूरोप के अजायब घरों में हेब्सबर्ग शाहजादों की तस्वीरें लगी है। ऊंचे माथे, सफेद जिल्द, फख्र से उठे हुए जबड़े, मगर उन तस्वीरों के पीछे एक इंसानी अलमिया छुपा है। ऐसी सल्तनत जिसने खालिस खून के नाम पर अपने ही बच्चों को कुर्बान कर दिया। फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया कोई जालिम, कोई दरिंदा नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो उस जिस्म में पैदा हुआ जो उससे सदियों पहले किए गए फैसलों के बोझ से पहले ही टूट चुका था। एक जिंदगी जो बका के तजर्बे में बदल गई, एक हुकूमत जो दूसरों के हाथ से चलती रही, एक नस्ल जो उसकी सांस के साथ ही खत्म होती नजर आई। उसका भतीजा फ्रांस यूसुफ दहाइयों तक हुकूमत करेगा, मगर जिस पाकीज़गी को खानदान ने बचाने की कोशिश की थी वो दरअसल बहुत पहले ही मर चुकी थी। सल्तनत फर्डिनेंड से ज्यादा अरसा सिर्फ इसलिए जिंदा रही कि वहां खून की जगह ब्यूरोक्रेसी ने ले ली थी। सो जब भी आप किसी शाही तस्वीर को देखें, पुरसुकून चेहरा, सोने के फ्रेम में, तख्त के पास, ताज के साथ, तो याद रखें वो कांपते हुए हाथ, जकड़ा हुआ जबड़ा और वो जिस्म जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से टूटता रहा। फर्दिनेंद को याद रखें, क्योंकि हर ताज के नीचे
गोश्त होता है, और जब वही खून बार बार खुद ही में बंद हो जाए तो आखिरकार वो लाजमी टूटकर चीख उठता है।